एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हुए थे और एसिड रेन के बाद हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन जो टॉपिक्स रहे हुए हैं वो फिर से हम कवर करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. The greenhouse effect is a natural phenomena that plays a crucial role in maintaining the Earth's temperature at levels suitable for life. जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है नेचुरल फिनोमिना है हमारा, जो कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस by which radiation from the sun are absorbed by the greenhouse gases and are not reflected back into the space. This insulates the surface of earth and prevent it from freezing. तो क्या होता है कि जब दिन में जब डे टाइम में सन से रेडिएशंस निकलती हैं तो वो अर्थ पे पड़ती हैं, तो कुछ रेडिएशंस हमारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं और कुछ वहीं पे रह जाती हैं, और जो रेडिएशंस वहाँ अर्थ एटमॉस्फेयर पे रह जाती है वो रह जाती है गैसेस की वजह से। कुछ गैसेस हमारी को ट्रैप कर लेती है, बाहर जाने नहीं देती, और जो ये गैसेस होती है उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। इन गैसेस की वजह से हमारा जो अर्थ का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे कि लाइफ अर्थ पे सस्टेन रहती है। ये इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं कि सन सोलर रेडिएशंस पड़ी, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई। Some solar radiation is reflected by the earth and the atmosphere. Most radiation is absorbed by the earth's surface and it warms it. Some of the infrared radiations passes through the atmosphere, some is absorbed and re-emitted in all directions by greenhouse gas molecules. The effect of this is to warm the earth's surface and lower the atmosphere. Infrared radiation is emitted by the earth surface. तो इससे हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का, जो ये रेज है जो ट्रैप हो जाती है, तो इससे लाइफ हमारी सस्टेन रहती है। एक टेम्परेचर हमें चाहिए, नहीं तो अर्थ भी बिल्कुल जम जाएगा अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो ये यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ड्रॉप हो जाएगा और लाइफ सस्टेन नहीं कर जाएगी, और जो वाटर भी है इवन ओशंस में या वो फ्रोज़न फॉर्म में अवेलेबल होगा। इसलिए ये जो इफ़ेक्ट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए। हाउ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वर्क, तो काम कैसे करता है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, क्या इफ़ेक्ट है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, सन एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट विच इंक्लूड्स विजिबल लाइट एंड वेरियस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कुछ यूवी लाइट होती है, कुछ विजिबल लाइट होती है, तो सन उनको एमिट करता है। Absorption by Earth. When the solar radiation reaches Earth, some of it is absorbed by planet surface. जो अर्थ का प्लैनेट का सरफेस है वो इसको एब्जॉर्व कर लेता है और जिससे कि गर्म हो जाता है। Radiation emitted as the Earth surface heats up, it emit heat energy in the form of infrared radiations. तो जो एनर्जी है वापस किस फॉर्म में एमिट करेगा, इंफ्रारेड रेडिएशंस। कुछ वहीं पे ट्रैप हो जाएगी, कुछ एमिट होगी हमारी, और जो इनको ट्रैप करेगा वो है गैसेस, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। सर्टन गैसेस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर and other are transparent to incoming solar radiation but absorb and trap some of the outgoing infrared radiations. तो ये गैसेस हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस को कैप्चर करती हैं और हमारे अर्थ पे लाइफ सस्टेन रहती है। ये जो गैसेस हैं ये मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये हेल्प भी करती है, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा होगी तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हार्मफुल होगा हमारे लिए। Re-radiation of heat. Re-radiating of heat. Greenhouse gases absorb heat and then re-radiate in all direction. ये गैसेस एब्जॉर्व करेगी हीट को और चारों डायरेक्शंस में, अपनी चारों तरफ
री एमिट करेगी, उसको दोबारा री रेडिएट कर देगी, इंक्लूडिंग बैक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. दिस प्रोसेस इफेक्टिवली ट्रैप सम ऑफ हीट विद इन द एटमॉस्फेयर. इससे क्या होगा कि जब ये री रेडिएट करेगी गैसेस, तो कुछ हमारी एटमॉस्फेयर में ही वहीं पे ट्रैप हो जाएगी. वार्मिंग इफेक्ट. The re-radiation of heat by greenhouse gases helps to keep the Earth's surface temperature warmer than it would be without these gases. This is known as natural greenhouse effect, and it is essential for maintaining temperature suitable for life on Earth. However, human activities such as burning of fossil fuel, which releases additional carbon dioxide, and deforestation have led to an increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere. क्या होता है कि ये तो नेचुरल फिनोमेना चलता रहता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के जो नेचुरल फिनोमेना है, ये काफ़ी टाइम से जो ये नेचुरल फिनोमेना ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस है एटमॉस्फेयर में, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है. एक तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ ज़्यादा कट गए हैं, हमारा फॉरेस्ट कवर कम हो गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है वो कम हो गया, और फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ गया हुआ है, जिससे कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हैं और ज़्यादा हमारी हीट ट्रैप हो रही है. जितनी रिक्वायर भी नहीं है उससे ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है, हमारा अर्थ सरफेस ट्रैप कर रहा है, उससे ओवरऑल जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब हो रहा है. दिस enhanced greenhouse effect in causing the Earth's average temperature to rise, a phenomena known as global warming. और जब ये एवरेज मतलब पूरे ग्लोब का एवरेज जो क्लाइमेट है वो या टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, और एक फिनोमिना को वो जन्म दे रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. This in turn leads to climate change with various environmental and societal impacts, जिससे कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट में. ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तो नेचुरल हो रहा है और एक ह्यूमन की वजह से हो रहा है. जो नेचुरल है वो तो टेम्परेरी लाइफ सस्टेन के लिए इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, बहुत पहले से. पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये काफ़ी बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो टेम्परेचर अर्थ का राइज हो रहा है, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे हमारी आइस मेल्ट हो रही हैं, जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं, ओशन के जो वाटर है वो राइज हो रहा है, जिससे कि लैंड सिंक कर रहा है, हेल्थ इम्पैक्ट्स हो रहा है, और जो लिविंग कंडीशंस है वो भी ऑल्टर हो रही है. सो लेट्स सी व्हाट आर द इफेक्ट्स. ग्लोबल वार्मिंग. So global warming is primarily caused by human activities that release greenhouse gases into the atmosphere. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में वो बढ़ रही है, और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है. कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं हमारे. सबसे पहला है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है. डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है कि हम अपना फॉरेस्ट कवर रिड्यूस कर रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते थे. हमारा एमिशन बढ़ गया है, लेकिन हमारी एब्जॉर्प्शन कम हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही रैपिडली बढ़ रहा है. डिफॉरेस्टेशन एक मेजर कॉज है इसका. थर्ड, इंडस्ट्रियल processes. Certain industrial activities release potent greenhouse gases like methane, nitrous oxide. ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है. एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक फार्मिंग, राइस कल्टीवेशन ऑल्सो प्रोड्यूस मीथेन. सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी हमारी जो मीथेन गैस है वो रिलीज हो रही है, जो भी एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है. Land use changes. Urbanization and changes land use pattern can lead to increased heat absorption, altering local and regional climate. तो जो लैंड हम पहले एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे, फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते थे, फॉरेस्ट होता था काफ़ी ज़्यादा,
लेकिन अब हम अर्बनाइजेशन वहाँ ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादा है, तो हमें फॉरेस्ट कवर रिड्यूस करना पड़ रहा है। हाईवेज़ बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो इससे लैंड यूज़ तो चेंज दिखा गया है हमारे लैंड को यूज़ करने में। इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है अब हमारे एनवायरनमेंट पे? राइज़िंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। Earth average temperature is increasing, leading to more frequent and severe heat waves, especially in urban areas. तो urban areas में बहुत ज़्यादा heat waves start हो गई है चलनी, जिसको लू भी बोलते हैं हम। मेल्टिंग आइस एंड ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स हमारी मेल्ट हो रही है। सी लेवल बढ़ रहा है, जो कि कोस्टल कम्युनिटीज़ और इकोसिस्टम को थ्रेटन कर रहा है। मतलब वहाँ कई लैंड एरियाज़ में जहाँ पे अगर वाटर लेवल इंक्रीज़ हो गया तो हमारा लैंड एरिया सिंक कर जाएगा, उसके ऊपर वाटर आ जाएगा सारा का सारा, वो वहाँ पे जो इकोसिस्टम वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। Sea level rise. As ice melts and sea water expand due to higher temperature, sea level are rising, leading to coastal erosion and flooding. Extreme weather. Global warming is linked to more frequent and intense extreme weather events, including hurricanes, drought, and heavy rainfall. जो ये नेचुरल कैलामिटीज़ है, इसका भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग से। ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशन क्या हो रहा है कि एसिडिफिकेशन हो रही है। एसिडिफिकेशन कैसे हो रही है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिज़ोल्व भी ज़्यादा होगी पानी में। Increased carbon dioxide level are absorbed by ocean, causing ocean acidification. This harms marine life, especially organisms with calcium carbonate shells or skeleton. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जैसे ही हमारी ज़्यादा हो जाएगी इन उसमें एटमॉस्फेयर में, तो आपको पता है कि ओशन सिंक है हमारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ज़्यादा डिज़ोल्व होने लग जाएगी वाटर में, ओशंस में हमारे, उससे मेरीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चेंज इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम, अफेक्टिंग प्लांट एनिमल स्पीसीज, सम मे स्ट्रगल टू अडैप्ट और फेस एक्सटिंक्शन। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और क्लाइमेटिक चेंज आएगा, तो चेंज से क्या होगा? जो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, इवन हमें भी सर्वाइव करने में काफ़ी मुश्किल होगी। चेंजेस आएंगे क्लाइमेट में और प्लांट्स में, एनिमल्स में, अदर ऑर्गेनिजम्स में। कुछ एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगे, कुछ उतनी गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे जो कोल्ड एरियाज़ के हैं, उनको थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हो गया, अगर वो टेम्परेचर स्पेसिफिक एनिमल है वहाँ पे चेंजेस आने लगे तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ह्यूमन health. Health related illness and spread of disease carried by insect, mosquito or the rise due to the higher temperature. अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहने लगा तो जो ये फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज़ हैं या फिर जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनका खतरा भी ज़्यादा हो जाता है, इलनेस ज़्यादा हो जाती है। अगर टेम्परेचर हाई भी होगा तो भी मीन्स बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी प्रॉपरली हमारी। Economic and social impacts. Global warming can lead to food and water storage shortages, displacement of communities due to sea level rise, increased economic cost associated with extreme weather events and adaptation measures. तो सोशल और इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि वेदर पैटर्न्स चेंज होने लग जाएंगे, तो प्लांट्स को सर्वाइव करने में मुश्किल होगी। प्लांट्स को सर्वाइव करने में मुश्किल होगी तो हमें हमें भी फूड की, वाटर की शॉर्टेज होने लग जाएगी, जिससे कि हमारा सर्वाइवल भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जो सी में मतलब मेराइन लाइफ है, फिशेस हैं, वो उनका जो लिविंग पैटर्न है वो भी चेंज होने लग जाएगा, उनको भी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फेस करने पड़ेंगे, जैसे हरिकेन्स हैं, फ्लड्स हैं, ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी और हमें इफ़ेक्ट करेगी। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, अब इसको डील कैसे करें? ग्लोबल वार्मिंग को या ग्रीन हाउस इफेक्ट को डील कैसे करें? मिटिगेशन ग्लोबल वार्मिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड लिमिट द एक्सटेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जो ये क्लाइमेट चेंज है इसका थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी एक्टिविटीज़ पर। ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी,
invest in and promote the use of renewable energy sources such as solar, wind, and hydropower for electricity generation, support policies and incentives for renewable energy adoption both at individual and national level. तो क्या हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें जो फॉसिल फ्यूल से या और कोल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज जो कोल है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, या फॉसिल फ्यूल अगर हम बर्न करेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, और विंड विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर पानी वाली एनर्जी है, और हवा से जनरेट होने वाली एनर्जी है। तो ये चीज़ें कभी डिप्लीट नहीं होगी और हमारे इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज़ करना चाहिए। इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंट, upgrade buildings, appliances, and vehicles to be more efficient, encourage energy efficient practices at homes and work, such as using LED lighting, insulating building, and reducing energy wastage. तो हमें जो एनर्जी हम यूज़ करेंगे वो भी हमें एफिशिएंटली यूज़ करनी चाहिए। वेस्टेज फॉरेस्ट जो कवर है वो मेंटेन करना चाहिए, रिड्यूस कॉम्बैक्ट डिफॉरेस्टेशन एंड प्रमोट एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ ही जीवन है। सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका एक ही सॉल्यूशंस है कि अपना फॉरेस्ट कवर हमें रिस्टोर करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करेगा। ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कोई भी उनको एब्जॉर्व करेगा और हमारा क्लाइमेट चेंज नहीं होगा और हमें ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। इन्वेस्ट इन क्लीन टेक्नोलॉजी, support research and development of clean energy technologies, carbon capture, storage, innovation solution to reduce emission. तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना करें। Raise awareness and education. Educate individuals and communities about the importance of reducing emission and adopting. हमें अवेयरनेस रेज करनी चाहिए बच्चों में, बड़ों में, सब में, कि हमें एनर्जी जो भी है एफिशिएंटली यूज़ करनी चाहिए। कोई भी सोर्सेज है हमारे पास तो उसको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। रेज अवेयरनेस एंड एजुकेशन, तो लोगों में जानकारी और अवेयरनेस होनी चाहिए उनमें अबाउट आर इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता होनी चाहिए सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ये लिविंग की बात है। इन्वायरमेंट सबका है और सबको ही ध्यान रखना पड़ेगा अपने इन्वायरमेंट का। ऐसी चॉइसेस करनी पड़ेगी कि इन्वायरमेंट हमारा हार्म ना हो, और नई से नई टेक्नोलॉजीज़ बनानी चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है आजकल, अब इसको कुछ टाइम के बाद हमें इलेक्ट्रिक कार्स ही मिलेगी। जो डीजल पे, फ्यूल पे चलने वाली जो कार्स है वो बंद हो जाएगी काफ़ी टाइम बाद, अभी एकदम तो नहीं होगी, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे हम स्विच करें सो दैट हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रहे। सो थैंक यू, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।